नमस्ते दोस्तों। कल्पना कीजिए, शादी की 5वीं सालगिरह की रात एक साधारण पत्नी क्रिस्टल झाड़ फानूस से जगमगाते होटल के बॉलरूम में कदम रखती है। उसके बगल में उसका पति एक शानदार सूट में आत्मविश्वास से खड़ा है, मेहमानों और परिवार का चौड़ी मुस्कान के साथ स्वागत कर रहा है। कोई नहीं जानता पत्नी की उस फीकी मुस्कान के पीछे उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा है, क्योंकि उसे अपने पति के भाषण का मसौदा मिला है जिसमें उसे सबके सामने गिराने की योजना लिखी है। जब संगीत रुकता है और पति माइक्रोफोन उठाता है, बत्तियां धीमी हो जाती हैं और उनके पीछे की बड़ी स्क्रीन धीरे धीरे रोशन होती है, जिस पर कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। दोस्तों, इससे पहले कि हम आज की कहानी शुरू करें, कृपया कमेंट सेक्शन में लिखें कि आप किस शहर से देख रहे हैं। उम्मीद है कि जो कोई भी इस चैनल पर सब्सक्राइब बटन दबाएगा, अल्लाह उसके रास्ते आसान करे, उसकी रोजी में बरकत दे, उसके शरीर को स्वस्थ रखे और दुनिया और आखिरत की हर जरूरत पूरी करे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अब चलिए कहानी शुरू करते हैं। उस आलीशान घर में सुबह की शुरुआत हमेशा कॉफी के कप में चम्मच की धीमी खनक और मार्बल के फर्श पर चमड़े के जूतों की तेज कदमों की आहट से होती थी। झूमरों की चकाचौंध के बीच आन्या शर्मा एक साधारण एप्रन पहने रसोई में खड़ी हमेशा की तरह नाश्ता तैयार कर रही थी। उसके हाथ टोस्ट की बनावट और आमलेट की महक को पहचानते थे, मानो यह सब उसके अस्तित्व का हिस्सा हो। रोहन कपूर घुमावदार सीढ़ियों से नीचे उतरा। उसका काला सूट करीने से पहना हुआ था और उसकी कलाई पर एक महंगी घड़ी चमक रही थी। उसने पहले अपनी पत्नी की ओर नहीं देखा, बल्कि अपने फोन पर संदेश जांचने लगा। आन्या ने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। जी, पराठे ठंडे हो रहे हैं, आन्या ने धीरे से कहा। रोहन कॉफी की चुस्की लेते हुए बैठ गया, फिर उस महिला के चेहरे को देखे बिना ही सिर हिला दिया जिसने 5 साल से उसका साथ दिया था। शुक्रिया, भूलना मत, आज रात मेहमान आ रहे हैं। वही कपड़े पहनना जो मैंने चुने हैं। तुम्हारे गांव वाले कपड़े फिर से मत पहन लेना, उसने कहा। आन्या ने बस हूं में सिर हिला दिया। गांव वाले कपड़े की बातें वह अक्सर सुनती थीं। अपने पति के सामने उसकी पूरी पृष्ठभूमि जैसे एक शर्मनाक चीज थी। उसे गांव में अपनी मां का चेहरा याद आया, जो यह जानकर कितनी खुश हुई थी कि उनकी बेटी की शादी एक प्रतिष्ठित शहरी व्यवसायी से हो रही है। रोहन के जाने के बाद घर फिर से शांत हो गया। सिर्फ दीवार घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी, जैसे वह आन्या द्वारा लिए गए एक बड़े फैसले के सेकंड गिन रही हो। वह लिविंग रूम में गई, फूलों के थोड़े झुके हुए गुलदस्ते को ठीक किया। दीवार पर उनकी शादी की तस्वीर टंगी थी। रोहन उसमें खुलकर मुस्कुरा रहा था, जबकि उस तस्वीर में आन्या की आंखें उम्मीदों से भरी थीं। दोपहर में उसकी सांस बिना बताए आ गईं। श्रीमती सुनीता कपूर तेज परफ्यूम और एक महंगे हैंडबैग के साथ अंदर आईं। उनकी नजरें कमरे में घूमी, फिर आन्या पर आकर रुक गईं, जो अभी अभी रसोई से गीले हाथों से बाहर निकली थी। आन्या, यह फर्श इतना ठंडा क्यों लग रहा है? इतना बड़ा घर है, पर ऐसा लगता है जैसे इसमें कोई जान ही नहीं है, सुनीता जी ने कहा, जैसे हवा से शिकायत कर रही हों। आन्या ने जल्दी से अपने हाथ सुखाए। माफ कीजिए माँ जी, मैंने अभी अभी पोंछा लगाया है, शायद अभी ठीक से सूखा नहीं, सुनीता कपूर ने कहा। अगर तुम्हारा टेस्ट हमारे परिवार जैसा होता तो यह घर ज्यादा जीवंत लगता, पर तुम किस खानदान से हो, तभी तो ऐसे घर की आदत नहीं है। ये शब्द चुभ गए, लेकिन आन्या ने सिर्फ सिर झुका लिया, अपनी सांस को बैठने के लिए कहा और गर्म चाय परोसी। उसने चुप रहना चुना, दिल में उस जख्म को सैकड़ों अन्य कही गई बातों के साथ दबा लिया। शाम ढलते ही पड़ोसन श्रीमती गीता वर्मा मिठाई लेकर आईं। वह अक्सर आन्या के आदर्श दिखने वाले जीवन की प्रशंसा करती थीं। आन्या जी, आप बहुत भाग्यशाली हैं। आपके पति इतने ध्यान रखने वाले हैं, इतना बड़ा घर है, आप तो हर दिन खुश रहती होंगी, उन्होंने हल्की हंसी के साथ कहा। आन्या फीकी मुस्कान के साथ बोली, बस दुआ कीजिए कि हम पर हमेशा भगवान की कृपा बनी रहे। कृपा शब्द उसने धीरे से कहा, जैसे खुद को यह विश्वास दिलाने की कोशिश कर रही हो कि यह सब एक आशीर्वाद है, न कि कोई जरूरत से ज्यादा बड़ी परीक्षा। रात में रोहन सामान्य से ज्यादा देर से घर आया। उसके काम के कपड़े साफ सुथरे थे, लेकिन उसकी आंखों में थकान थी। आन्या ठंडे हो चुके खाने के साथ उसका इंतजार कर रही थी। फिर से मीटिंग थी। जी, आन्या ने पूछा। नया क्लाइंट है, तुम नहीं समझोगी, रोहन ने संक्षिप्त जवाब दिया
और अपना कोट कुर्सी के पीछे रख दिया। आन्या ने उसे देखा। वह पूछना चाहती थी कि उसका पति इतनी देर से क्यों आने लगा है, उसकी आवाज में इतनी कड़वाहट क्यों आ गई है, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। उसे अपनी मां की सलाह याद आई कि एक अच्छी पत्नी वह है जो अपनी जबान पर काबू रखती है, खासकर जब पति थका हुआ घर लौटे। उस रात जब रोहन सो गया, आन्या कमरे के एक कोने में बैठी नाइट लैंप की रोशनी में अपने पति के शांत चेहरे को देख रही थी। उसने कंबल का कोना छुआ और मन ही मन प्रार्थना की कि उनका घर सलामत रहे। उसकी आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उसने तुरंत अपनी साड़ी के पल्लू से उन्हें पोंछ लिया। वह घर बाहर से एकदम सही दिखता था, जिसमें एक बड़ा लॉन और गैराज में एक चमकती कार थी, लेकिन उस मोटे लकड़ी के दरवाजे के पीछे आन्या की मुस्कान में कई ऐसे घाव छिपे थे जो उसने कभी किसी को नहीं बताए थे। उसे विश्वास था कि शायद उसकी चुप्पी एक दिन गवाह बनेगी जब भगवान उसकी सभी प्रार्थनाओं का जवाब देने का समय चुनेंगे। और उस रात उसे बिना बताए वह जवाब धीरे धीरे तैयार किया जा रहा था, जैसे काले बादल जो अभी भी साफ दिख रहे आसमान में धीरे धीरे नजदीक आ रहे हों। अगले कुछ दिन उसी ढर्रे पर चले, लेकिन एक अलग एहसास के साथ। आन्या को अपने और रोहन के बीच बढ़ती दूरी महसूस होने लगी थी। उसका पति अक्सर एक ऐसे परफ्यूम की महक के साथ घर आता था जो उनका नहीं था, और अक्सर फोन बजने पर वह रोहन की आंखों के कोने में एक अजनबी मुस्कान की छाया देखती थी। एक दोपहर जब आन्या पिछवाड़े में कपड़े सुखा रही थी, खाने की मेज पर रखा फोन वाइब्रेट हुआ। यह रोहन का फोन था जो वह जल्दबाजी में ऑफिस जाते समय भूल गया था। आमतौर पर आन्या उसे कभी नहीं छूती थी, लेकिन उस दिन बार बार की कंपन ने उसे बेचैन कर दिया। संदेश बार बार आ रहे थे। थोड़े कांपते हाथों से आन्या ने फोन उठाया। स्क्रीन लॉक थी, लेकिन नोटिफिकेशन अभी भी दिख रहा था। जान, आज रात हम डिनर के लिए उसी जगह चल रहे हैं ना? तुम्हारी बहुत याद आ रही है, वहां लिखा था, एक ऐसे नाम से जिसे आन्या नहीं जानती थी, रिया मेहरा। उसका सीना जैसे पत्थर से टकरा गया हो। उस संदेश में जान शब्द एक महीन चाकू की तरह था जो धीरे धीरे काट रहा था। आन्या कुर्सी पर बैठ गई, अपनी सांस रोककर। उसने और जानने की अपनी इच्छा को दबाया, अपने फोन से उस स्क्रीन की तस्वीर खींच ली और फिर रोहन का फोन वापस उसी जगह पर रख दिया। शाम को जब वह अलमारी में टंगे अपने पति के सूट को ठीक कर रही थी, उसे जेब में एक महंगे रेस्टोरेंट का बिल मिला। तारीख 2 रात पहले की थी, उस समय जब रोहन ने कहा था कि वह देर रात तक ओवरटाइम कर रहा है। बिल में 2 लोगों के लिए एक रोमांटिक डिनर का मेन्यू था। आन्या उस बिल को देर तक पकड़े रही। उसके दिमाग में रोहन की किसी दूसरी महिला के साथ बैठे होने की तस्वीर बनने लगी, लेकिन उसने इसे झटकने की कोशिश की। उसने बिल को मोड़ा और अपनी ड्रेसिंग टेबल की छोटी दराज में रख दिया। वह दराज फिर अन्य सबूतों के लिए पहली जगह बन गई जो धीरे धीरे जमा हो रहे थे। घर में रातें और भी खामोश हो गईं। रोहन अक्सर आधी रात के बाद घर आता था। कभी कभी उसकी सांसों से शराब की हल्की गंध आती थी जो एक अजनबी परफ्यूम की महक के साथ मिली होती थी। आन्या भारी आंखों से उसका इंतजार करती, और जब भी उसका पति आता वह एक गिलास पानी लेकर जाती। जी थोड़ा खा लीजिए, वह मनाती। नहीं, कल खा लूंगा, थका हुआ हूं, रोहन सपाट आवाज में जवाब देता। जब बेडरूम का दरवाजा बंद हो जाता, आन्या अक्सर लिविंग रूम में अकेली बैठी रहती। दीवार घड़ी धीरे धीरे टिक टिक कर रही थी और धीमी रोशनी मोटे कालीन को रोशन कर रही थी। उसके हाथ में उसकी मां की दी हुई एक छोटी गीता थी। उसके होंठ उन श्लोकों को पढ़ रहे थे जो शांति देते थे, भले ही उसका दिल दर्द से भरा था। एक रात आन्या ने हिम्मत करके एक सवाल पूछा। जी, कुछ दिनों से आप बहुत ज्यादा ओवरटाइम कर रहे हैं। अगर मैं कुछ मदद कर सकती हूं तो शायद मैं आपके काम के बारे में थोड़ा सीख सकती हूं, उसने धीरे से कहा। रोहन ने उसे एक पल के लिए देखा, फिर एक लंबी सांस ली। तुम्हें काम के मामलों में दखल देने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा काम सिर्फ घर पर है। कोई नई समस्या मत खड़ी करो, आन्या, उसने अपना चेहरा फेरने से पहले कहा। इन शब्दों ने आन्या को चुप करा दिया। वह अपने पति के जीवन में कोई समस्या नहीं बनना चाहती थी, लेकिन न जाने कब से यह भावना कि वह सिर्फ एक बोझ है उसके सीने में पनपने लगी थी। कुछ दिनों बाद आन्या के फोन पर फिर से अजनबी संदेश आने लगे। इस बार एक अनरजिस्टर्ड नंबर से, बिना नाम के, तुम पर बहुत तरस आता है। तुम्हारे पति की बाहर सिर्फ एक औरत नहीं है। यह पहला संदेश था। आन्या ने सोचा कि यह गलती से भेजा गया है। उसने उसे डिलीट कर दिया, शक न करने की कोशिश की।
लेकिन वैसा ही संदेश फिर आया। उसके बाद रोहन की एक तस्वीर आई जिसमें वह एक रेस्टोरेंट में बैठा था, लाल ड्रेस पहने एक महिला को कोमल नजरों से देख रहा था। उसका चेहरा साफ था, यह कोई और नहीं हो सकता था। आन्या की उंगलियां कांप रही थीं जब उसने उस तस्वीर को अपने पुराने लैपटॉप के एक विशेष फोल्डर में सहेजा, जिसका इस्तेमाल वह हमेशा रेसिपी वीडियो देखने के लिए करती थी। उसने फोल्डर का नाम सादा रखा, सिर्फ तारीख। उसमें उसने वे सभी सबूत इकट्ठा किए जो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे। होटल के बिल, तस्वीरें, वॉइस मैसेज के टुकड़े जो गलती से रिकॉर्ड हो गए थे जब उसने रोहन को फोन करने की कोशिश की थी, लेकिन कॉल तुरंत नहीं कटी थी। इन सब के बीच आन्या ने अपनी दिनचर्या सामान्य रूप से जारी रखी। उसने आने वाले बड़े परिवार का स्वागत किया, भोजन तैयार किया और जब उसके खाने की तारीफ हुई तो मुस्कुराई। लेकिन बातचीत के बीच हमेशा कोई ना कोई ऐसी बात होती थी जो उसे छोटा महसूस कराती थी। अगर रोहन न होता तो तुम शायद अभी भी गांव में धान सुखा रही होती, एक बार उसके पति के एक चचेरे भाई ने कहा। इस पर हल्की हंसी हुई जो सुनने में तो हल्की थी पर दम घोंटने वाली थी। आन्या ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और गंदे बर्तन रसोई में ले गई। वहां बर्तनों के ढेर और बहते पानी की आवाज के बीच उसने एक लंबी सांस ली। एक आंसू गिरा, लेकिन उसने उसे तुरंत पोंछ लिया। वह नहीं चाहती थी कि कोई उसे कमजोर देखे। उस रात सबके सो जाने के बाद आन्या अपने लैपटॉप के सामने बैठी। उसने सबूतों का फोल्डर खोला जो अब और भी भर गया था। एक एक करके उसने उन्हें देखा। दिल और भी दुखने लगा, लेकिन साथ ही और भी मजबूत होता गया। अगर किसी दिन मुझे सब कुछ समझाना पड़ा तो मैं सिर्फ शब्दों पर निर्भर नहीं रह सकती, उसने मन में सोचा। कमरे के कोने में दीवार घड़ी आधी रात का समय बता रही थी। घर शांत लग रहा था, लेकिन आन्या के दिमाग में सवालों का तूफान घूम रहा था। उसे नहीं पता था कि वह तूफान जल्द ही एक और कहीं ज्यादा बड़ी तेज हवा से टकराने वाला था, जो एक पार्टी और होटल की रोशनी की चकाचौंध के नाम पर आ रही थी। उस सुबह रोहन सामान्य से जल्दी घर आया। उसका चेहरा खिला हुआ था, पिछले कुछ दिनों से बिल्कुल अलग। उसने आन्या को डाइनिंग रूम में बुलाया और उसे अपने सामने बैठने के लिए कहा। मेरे पास एक खबर है, रोहन ने अपनी उंगलियां आपस में फंसाते हुए कहा। अगले महीने हमारी शादी की 5वीं सालगिरह है। मैं ग्रैंड इंपीरियल होटल में एक बड़ी पार्टी देना चाहता हूं। परिवार, क्लाइंट्स और कुछ संभावित निवेशकों को बुलाना है। तुम्हें जरूर अच्छा लगेगा। आन्या एक पल के लिए चुप हो गई। शादी की सालगिरह की पार्टी, सतह पर यह बहुत प्यारा लग रहा था, लेकिन उसके दिमाग में वे सभी रेस्टोरेंट के बिल और गुप्त संदेश घूम गए। उसने खुद को आभारी होने के लिए मजबूर करने की कोशिश की। अगर यह आपकी इच्छा है तो मैं साथ हूं, उसने जवाब दिया। लेकिन आपके कारोबार की क्या स्थिति है? क्या आपने कल नहीं कहा था कि बहुत सारे खर्चे हो रहे हैं? रोहन फीकी मुस्कान के साथ मुस्कुराया, एक मुस्कान जो हाल ही में आन्या को असहज करने लगी थी। तुम इसकी चिंता मत करो, यह रणनीति का हिस्सा है। अगर निवेशक हमें सामंजस्यपूर्ण और स्थिर देखेंगे तो वे ज्यादा भरोसा करेंगे। तुम्हें बस सुंदर दिखना है और मेरे बगल में चुपचाप खड़ी रहना है। चुपचाप शब्द फिर से एक आदेश की तरह दोहराया गया। अगले कुछ दिन पार्टी की तैयारियों की भागदौड़ में बीत गए। रोहन की कंपनी की टीम अक्सर इवेंट की अवधारणा पर चर्चा करने के लिए घर आती थी। एक वीडियो स्क्रीनिंग सत्र, भाषण और एक विशेष क्षण था जिसे पति की ओर से पत्नी के लिए सरप्राइज कहा गया था। रोहन सर चाहते हैं कि उस सत्र में आपके और मैम के वैवाहिक जीवन की यात्रा पर एक छोटी सी प्रस्तुति हो, एक स्टाफ सदस्य ने आन्या को समझाया। फिर बॉलरूम में सभी मेहमान एक साथ देखेंगे। आन्या ने सिर हिलाया, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी सिहरन हुई। उससे कभी कोई तस्वीर या वीडियो भेजने के लिए नहीं कहा गया था, जबकि अगर वह सत्र वास्तव में उनके वैवाहिक जीवन की यात्रा के बारे में था तो उन दोनों को इसमें शामिल होना चाहिए था। एक दोपहर जब रोहन ऑफिस से लौटने के बाद अपनी कार लॉक करना भूल गया, आन्या एक जैकेट लेने के लिए अंदर गई जो छूट गई थी। आगे की सीट पर ग्रैंड इंपीरियल होटल के लोगो वाला एक भूरे रंग का फोल्डर था। जिज्ञासा ने उसकी झिझक पर काबू पा लिया। उसने धीरे धीरे फोल्डर खोला। उसके अंदर उसे पार्टी का कार्यक्रम मिला। एक हिस्सा ऐसा था जिसने उसकी सांस रोक दी। अंतिम सत्र में मोटे अक्षरों में लिखा था, रोहन कपूर द्वारा अपने वैवाहिक स्थिति के संबंध में एक महत्वपूर्ण निर्णय की घोषणा, परिवार और व्यावसायिक सहयोगियों के समक्ष। एक और पन्ने पर भाषण का मसौदा था। वहां ऐसे शब्द लिखे थे
जो उसे बार बार थप्पड़ मार रहे थे। रोहन ने लिखा था कि एक ऐसी पत्नी के साथ शादी को बनाए रखना कितना मुश्किल था, जो उसके साथ कदम नहीं मिला सकती थी। एक पति के बलिदान के बारे में, जो अकेले कड़ी मेहनत कर रहा था, और एक बेहतर भविष्य के लिए छोड़ने के फैसले के बारे में। आन्या ने आखिरी पंक्ति तक पढ़ा, जहां एक ऐसा वाक्य था जिसने उसे लगभग गिरा दिया। आप सबके सामने मैं अपने परिवार और कंपनी की प्रतिष्ठा को बचाने के लिए इस रिश्ते को सबसे सम्मानजनक तरीके से समाप्त करना चुनता हूं। उसके हाथ में कागज कांप रहा था। कार का केबिन तंग महसूस हो रहा था, हवा जैसे गायब हो गई थी। आन्या ने अपनी आंखें बंद कर लीं, एक लंबी सांस लेने की कोशिश की। रोहन न केवल उसे तलाक देना चाहता था, बल्कि उसे सबके सामने बलि का बकरा भी बनाना चाहता था। उसने कागज को वापस मोड़ा, उसे बहुत सावधानी से फोल्डर में रखा और फिर भारी कदमों से कार से बाहर निकल गई। घर के अंदर वह सीधे अपने कमरे में गई और दरवाजा बंद कर लिया। उसके घुटने कमजोर पड़ गए और उसका शरीर बिस्तर के किनारे गिर गया। जो आंसू उसने अब तक रोके थे, वे बिना रुके बहने लगे। सिसकियों के बीच अचानक एक चौंकाने वाली चेतना उभरी। अब तक वह अपने पति की इज्जत बचाने के लिए, अपनी शादी के लिए और लोगों की नजरों के लिए चुप रही थी, लेकिन जिस आदमी की इज्जत वह बचा रही थी, वह खुद दुनिया के सामने उसकी गरिमा को कुचलने की तैयारी कर रहा था। उस रात आंसू सूखने के बाद आन्या अपने लैपटॉप के सामने बैठी। सबूतों का फोल्डर जो उसने चुपचाप भरा था, अब उसे अपनी रक्षा करने वाली एकमात्र संपत्ति की तरह महसूस हुआ। उसने एक फाइल खोली, फिर दूसरी, ऑडियो रिकॉर्डिंग, तस्वीरें, ट्रांसफर के सबूत। उसने सब कुछ फिर से व्यवस्थित किया। सबूतों के ढेर के बीच घर के कैमरे से एक वीडियो था, जिसमें रोहन रिया मेहरा को लिविंग रूम में ले जा रहा था जब आन्या अपनी मां से मिलने गांव गई हुई थी। उसने उस वीडियो को बिना आवाज के चलाया, धोखे की तस्वीर को स्क्रीन पर भरने दिया। उसके दिमाग में एक योजना धीरे धीरे और सावधानी से बनने लगी, जैसे कोई अकेली रात में बुनाई कर रहा हो। अगले दिन आन्या ने हिम्मत जुटाई और ग्रैंड इंपीरियल होटल गई। उसने इवेंट मैनेजर श्री विक्रम सिंह से मिलने का अनुरोध किया। एक ठंडे मीटिंग रूम में आन्या अपनी गोद में मुट्ठियां भींचे बैठी थी। मिस्टर विक्रम, मैं आन्या, रोहन कपूर की पत्नी हूं, उसने कहा। मैं हमारी पार्टी में चलाए जाने वाले वीडियो के बारे में बात करना चाहती हूं। विक्रम हैरान लग रहा था, लेकिन तुरंत पेशेवर हो गया। जरूर मैम, अब तक जो वीडियो रोहन सर की टीम से आया है वह तैयार है। हमें सरप्राइज की अवधारणा को गोपनीय रखने के लिए कहा गया है। क्या आप कुछ जोड़ना चाहती हैं? आन्या ने सीधे उसकी आंखों में देखा। उस नजर में डर, गुस्सा और समर्पण का मिश्रण था, जो एक नई हिम्मत में बदल गया था। मैं नहीं चाहती कि वह सरप्राइज मुझे मेहमानों के सामने गिरा दे। मैं अंतिम सत्र में वीडियो फाइल को बदलना चाहती हूं, उसने धीरे लेकिन दृढ़ता से कहा। विक्रम झिझक रहा था, लेकिन मैम, यह एक बड़ा इवेंट है, सब कुछ तय हो चुका है। आन्या ने अपना बैग खोला, एक फ्लैश ड्राइव निकाली जिसमें सबूतों का फोल्डर था। मुझे पता है कि यह असामान्य है, लेकिन आप इसके अंदर जो देखेंगे वह शायद इस इवेंट को देखने का आपका नजरिया बदल देगा। मैं बस एक चीज चाहती हूं कि न्याय शालीनता से हो। मीटिंग रूम का माहौल अचानक भारी हो गया। विक्रम ने फ्लैश ड्राइव ली और उसे अपने लैपटॉप से जोड़ा। जैसे ही स्क्रीन पर फोल्डर की सामग्री की एक झलक दिखाई दी, वह कुछ सेकंड के लिए जम गया। वहां रिकॉर्डिंग, तस्वीरें और दस्तावेज थे जो स्पष्ट रूप से एक रोमांटिक वीडियो का हिस्सा नहीं थे। एक पल के लिए किसी ने कुछ नहीं कहा। शीशे के बाहर शहर सामान्य लग रहा था, लेकिन उस कमरे में एक पार्टी की किस्मत और एक पत्नी की किस्मत ने अपना रुख बदलना शुरू कर दिया था। पार्टी का दिन आखिरकार आ ही गया। शाम का आसमान ग्रैंड इंपीरियल होटल की कांच की दीवारों पर सुनहरा रंग बिखेर रहा था। लॉबी के सामने मेहमानों की कारें आ रही थीं, जिनमें करीने से सूट पहने पुरुष और सुंदर गाउन पहने महिलाएं उतर रही थीं। भीड़ के बीच हैरानी भरी फुसफुसाहटें हवा में उड़ रही थीं। शादी की सालगिरह के ऐसे भव्य आयोजन पर आश्चर्यचकित थीं, जो इतना बड़ा शायद ही कभी होता था। मेकअप रूम में आन्या एक बड़े शीशे के सामने बैठी थी। एक मेकअप आर्टिस्ट उसके चेहरे पर अंतिम स्पर्श दे रही थी। उसने जो पन्ना हरे रंग की साड़ी पहनी थी, वह कोमलता से गिर रही थी और उसी रंग के दुपट्टे के साथ मेल खा रही थी, जिससे वह सुरुचिपूर्ण लग रही थी, भले ही उसका दिल युद्ध लड़ रहा था। आन्या मैम, आप बहुत सुंदर लग रही हैं। आपके पति आपको और भी प्यार करेंगे।
मेकअप आर्टिस्ट ने मुस्कुराते हुए कहा। आन्या ने एक फीकी मुस्कान के साथ जवाब दिया। अंदर ही अंदर यह वाक्य एक कड़वे मजाक जैसा लग रहा था। उसे कुछ दिन पहले विक्रम के साथ अपनी मुलाकात याद आई। कैसे वह होटल मैनेजर कुछ सबूत देखने के बाद देर तक चुप रहा था। आन्या मैम, यह बहुत मुश्किल है, विक्रम ने उस समय कहा था। लेकिन अगर यह सब सच है तो रोहन सर वास्तव में आपके साथ अन्याय कर रहे हैं। मैं अपने पति को गंदे शब्दों से गिराना नहीं चाहती, आन्या ने जवाब दिया था। मैं बस चाहती हूं कि वह सच्चाई जो मैंने अब तक अपने अंदर रखी है स्पष्ट रूप से दिखाई दे, लोगों को खुद निर्णय लेने दें, और मैं चाहती हूं कि यह सब सम्मानजनक तरीके से हो। लंबी चर्चा और विचार विमर्श के बाद विक्रम अंततः मदद करने के लिए सहमत हो गया था। उसने रोहन को बताए बिना अंतिम सत्र में वीडियो फाइलों का क्रम बदल दिया और यह सुनिश्चित किया कि सभी डिजिटल दस्तावेज कार्यक्रम शुरू होने से पहले कुछ महत्वपूर्ण पक्षों को भेज दिए जाएं। अब उस तय रात के करीब आन्या ने अपना दिल मजबूत किया। उसने शीशे में अपना प्रतिबिंब देखा। वे आंखें अब केवल समर्पण करने वाली महिला की नहीं थीं। उनमें एक और चमक थी, जैसे एक छोटी सी रोशनी जो बहुत लंबे समय से दबे हुए घाव से निकली हो। बॉलरूम में क्रिस्टल के झाड़ फानूस तेज रोशनी में चमक रहे थे। हवा फूलों और महंगे परफ्यूम की खुशबू से भरी थी। मुख्य मंच पर एक बड़ी स्क्रीन एक प्रेम कहानी दिखाने के लिए तैयार लग रही थी, जिसे हर कोई सुंदर समझता था। कमरे के कोने से धीमा संगीत बज रहा था, जो एक दूसरे का अभिवादन करने वाले मेहमानों का साथ दे रहा था। रोहन प्रवेश द्वार के पास खड़ा था, आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ मेहमानों का स्वागत करने में व्यस्त था। उसने अपना सबसे अच्छा सूट पहना था और गहरे रंग की टाई उसके रुतबे को और बढ़ा रही थी। कुछ सहयोगियों ने उसकी पीठ थपथपाई और व्यापार की चुनौतीपूर्ण स्थिति के बीच इतनी बड़ी पार्टी आयोजित करने के उसके साहस की प्रशंसा की। यह दिखाने का एक तरीका है कि सब कुछ नियंत्रण में है, रोहन ने एक निवेशक से लापरवाही से कहा। एक मजबूत परिवार एक मजबूत व्यवसाय की नींव है। जब आन्या बॉलरूम में दाखिल हुई तो कई जोड़ी आंखें उसकी ओर मुड़ गईं। कुछ रिश्तेदार जो आमतौर पर उसे नीचा दिखाते थे, अब उसकी उपस्थिति से प्रभावित होकर एक पल के लिए चुप हो गए। सुनीता कपूर पास आईं, अपनी बहू को ऊपर से नीचे तक देखा। कम से कम आज रात तुम्हें पता है कि हमारे परिवार की तरह कैसे तैयार हुआ जाता है, सुनीता जी ने टिप्पणी की। आन्या ने कोमलता से देखा। शुक्रिया माँ जी, उसने धीरे से जवाब दिया और रोहन के बगल में खड़ी हो गई। कार्यक्रम प्रार्थना के साथ शुरू हुआ। फिर मेजबान ने रोहन और आन्या के सामंजस्यपूर्ण जोड़े की प्रशंसा करते हुए स्वागत भाषण दिया। उन्हें मंच के बीच में तस्वीरें खिंचवाने के लिए आमंत्रित किया गया। कैमरे की ओर मुस्कुराते हुए कैमरे के फ्लैश बार बार चमके, उस पल को कैद करते हुए जिसे कई लोग अलग अलग अर्थों के साथ याद रखेंगे। बूफे डिनर के बाद बॉलरूम की रोशनी थोड़ी धीमी कर दी गई। मेजबान ने घोषणा की कि रोहन और आन्या के 5 साल के वैवाहिक जीवन की यात्रा पर एक छोटी सी प्रस्तुति होगी। मेहमान अपनी सीटों पर वापस बैठ गए, उस रोमांटिक कहानी को देखने के लिए तैयार हो गए जिसकी उन्होंने कल्पना की थी। रोहन ने संतुष्टि भरी मुस्कान के साथ स्क्रीन की ओर देखा। उसने सोचा कि अंतिम भाषण दिए जाने पर उसे जल्द ही पूरी सहानुभूति मिलेगी। उसके बगल में आन्या को अपना दिल जोर से धड़कता हुआ महसूस हुआ, लेकिन उसका चेहरा शांत रहा। बड़ी स्क्रीन धीरे धीरे रोशन हुई। पहले कुछ सेकंड उनकी शादी की तस्वीरें दिखाई गईं, साथ में धीमा संगीत था। रोहन ने राहत की सांस ली, यह सोचकर कि सब कुछ योजना के अनुसार है। लेकिन कुछ ही देर बाद स्क्रीन पर तस्वीर बदल गई। अब यह रोमांटिक तस्वीरें नहीं थीं, बल्कि एक वीडियो रिकॉर्डिंग थी जिसमें रोहन रिया मेहरा के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठा था। दोनों हंस रहे थे, एक दूसरे का हाथ छू रहे थे। उनकी आवाज साफ सुनाई दे रही थी। मैं घर पर खुश होने का नाटक करते करते थक गया हूं। मेरी पत्नी इस व्यापार की दुनिया को नहीं समझती। वह सिर्फ एक बोझ है जिसे मुझे जल्द ही छोड़ना होगा। रोहन की आवाज स्पीकर से निकली, पूरे हॉल में गूंज रही थी। मेहमानों की मेज पर हंसी एक एक करके शांत हो गई। संगीत बंद कर दिया गया और उसकी जगह एक तनावपूर्ण खामोशी ने ले ली। सबकी आंखें स्क्रीन पर टिकी थीं, फिर बारी बारी से रोहन और आन्या पर। रोहन चौंक गया, उसका चेहरा पीला पड़ गया। यह क्या है? वह धीरे से बुदबुदाया, इतना हैरान कि स्थिति को तुरंत नियंत्रित नहीं कर सका। अगला वीडियो सामने आया। एक और रिकॉर्डिंग में
रोहन रात में रिया के साथ एक होटल की लॉबी में प्रवेश करते हुए दिखाया गया था। कंपनी के फंड से एक निजी खाते में पैसे ट्रांसफर करने के सबूत भी दिखाए गए जो आधिकारिक रिपोर्ट में दर्ज नहीं थे। स्क्रीन के कोने में हर तस्वीर और अंक के संदर्भ को समझाने वाले छोटे नोट थे। कुछ मेहमान आपस में फुसफुसाने लगे। रोहन के सबसे बड़े बॉस श्री प्रकाश अग्रवाल नाम के एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति अपनी कुर्सी से उठे और कड़ी जबड़े के साथ स्क्रीन को घूरने लगे। दूसरी मेज पर निवेशक अपने फोन पकड़े हुए थे। उन्हें एक ईमेल मिला जिसमें वही फाइलें थीं। सुनीता जी ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। रोहन, यह क्या है? उन्होंने धीमी आवाज में कहा। रोहन कुछ कदम आगे बढ़ा, वीडियो को रोकने की कोशिश की, लेकिन विक्रम के साथ काम करने वाले होटल के तकनीकी कर्मचारी ने वीडियो समाप्त होने तक सिस्टम को लॉक कर दिया था। कमरे के एक तरफ विक्रम शांत लेकिन तनावपूर्ण चेहरे के साथ खड़ा था। किसी भी गुस्से की संभावना का सामना करने के लिए तैयार था। स्क्रीन पर अंतिम अंश दिखाया गया। घर के कैमरे का वीडियो जिसमें रोहन और रिया लिविंग रूम के सोफे पर बैठे हंस रहे थे, जबकि रोहन की आवाज फिर से अपमानजनक तरीके से सुनाई दी। अगर मेरी पत्नी की विरासत की जमीन न होती तो यह कंपनी कब की डूब गई होती, लेकिन वह भी उसे मेरे बगल में खड़े होने के लायक नहीं बनाती। वह उस दुनिया के लिए बहुत छोटी है जिसे मैं बना रहा हूं। यह वाक्य बॉलरूम की दीवारों से टकराया और उस सम्मान के बचे हुए हिस्से के साथ फर्श पर गिर गया जिसे रोहन ने अब तक केवल सतह पर बनाए रखा था। संगीत पूरी तरह से बंद हो गया। किसी ने ताली बजाने या हंसने की हिम्मत नहीं की। केवल सांसों और दबी हुई फुसफुसाहटों की आवाज थी। वीडियो एक साधारण टेक्स्ट के साथ समाप्त हुआ। हर अमानत एक जिम्मेदारी है। हर धोखा करने वाले के पास वापस लौट कर आता है। रोशनी धीरे धीरे फिर से जली। रोहन मंच के बीच में खड़ा था। उसका चेहरा गुस्से और शर्म से लाल था। आन्या अभी भी अपनी जगह पर थी, अपनी साड़ी का पल्लू कसकर पकड़े हुए। उसके अंदर राहत और दुख की भावनाएं एक साथ मिल गई थीं। विक्रम मंच के किनारे गया, मेजबान से धीरे से बात की। कुछ क्षण बाद मेजबान ने घोषणा की कि अगला सत्र सीधे आन्या द्वारा संबोधित किया जाएगा। पूरे सम्मान के साथ हम श्रीमती आन्या शर्मा को कुछ कहने के लिए आमंत्रित करते हैं, उसने कहा। मेहमानों ने सिर घुमाया। कुछ सहानुभूतिपूर्ण लग रहे थे, कुछ अन्य उत्सुक थे। उनके सामने एक पत्नी जिसे अब तक साधारण और असहाय माना जाता था, अब एक ऐसे बिंदु पर खड़ी थी जो उस कमरे में कई लोगों के जीवन को बदलने वाला था। आन्या अपनी कुर्सी से उठी। उसके कदम धीमे थे, लेकिन हर कदम बॉलरूम की खामोशी में साफ सुनाई दे रहा था। उसकी पन्ना हरी साड़ी लाल कालीन पर लहरा रही थी। उसका दुपट्टा उसके शरीर की गति के साथ धीरे धीरे हिल रहा था। वह मंच पर चढ़ी, रोहन के बगल में खड़ी हो गई जो अभी भी स्तब्ध था। मेजबान ने माइक्रोफोन दिया। आन्या का हाथ एक पल के लिए कांपा, लेकिन उसने उसे और मजबूती से पकड़ा। एक गहरी सांस ली। उसके सामने दर्जनों जोड़ी आंखें इंतजार कर रही थीं। कुछ आंखें अविश्वास से भरी थीं, कुछ गुस्से में थीं और कुछ को कुछ एहसास होने लगा था। नमस्ते। आन्या की आवाज नरम लेकिन स्पष्ट थी। आज रात यहां आने के लिए धन्यवाद। वह एक पल रुकी, उन शब्दों को इकट्ठा किया जो लंबे समय से उसके दिल में बंद थे। 5 साल पहले मैं एक छोटे से गांव से इस घर में आई थी जिसका नाम शायद आप में से किसी ने नहीं सुना होगा। मैं अपने माता पिता का नाम लेकर आई थी, उम्मीदें लेकर आई थी और यह विश्वास लेकर आई थी कि शादी ईश्वर की इबादत को पूरा करने का एक जरिया है। मैंने अपनी सभी कमियों को स्वीकार किया और मैंने अपने पति की सभी कमियों को स्वीकार करने की कोशिश की। कुछ मेहमानों ने सिर झुका लिया, यह याद करके असहज महसूस कर रहे थे कि उन्होंने कभी उसे कैसे नीचा दिखाया था। सुनीता कपूर ने अपना पर्स और कसकर पकड़ लिया, जैसे कोई सहारा ढूंढ रही हो। इस दौरान मैंने अपने बारे में बहुत सी बातें सुनी। नालायक, बराबरी की नहीं, व्यापार की दुनिया को नहीं समझती। मैं चुप रही क्योंकि मुझे लगा कि जवाब देने से चुप रहना बेहतर है। मुझे विश्वास था कि भगवान हर उस आंसू को सुनता है जो इंसानों को दिखाई नहीं देता। आन्या ने एक पल के लिए रोहन को देखा। उसका पति सिर झुकाए था, उसका जबड़ा कसा हुआ था। वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन एक भी शब्द बाहर नहीं निकला। एक दिन तक जब मुझे पता चला कि मेरी चुप्पी का इस्तेमाल किसी और भी दर्दनाक चीज को छिपाने के लिए किया जा रहा था। वादे का धोखा, परिवार के सामने झूठ और उस व्यवसाय में विश्वास का दुरुपयोग जिसे मैं हमेशा अच्छाई का स्रोत मानती थी।
आन्या ने आगे कहा। उसने अपना चेहरा उठाया, एक एक करके मेहमानों को देखा, जैसे यह सुनिश्चित करना चाहती हो कि उसकी बातें वास्तव में उन तक पहुंचें। रोहन कपूर की कंपनी को बचाने के लिए बैंक से कर्ज के लिए जो जमीन गिरवी रखी गई थी, वह उनकी नहीं थी। वह जमीन गांव में मेरे पिता की विरासत थी, जिसे मैंने स्वेच्छा से दे दिया क्योंकि मुझे अपने पति पर विश्वास था। मैंने कभी यह नहीं कहा कि उसका नाम मेरे नाम पर लिखा जाए। मैंने केवल यह कहा कि वह उस अमानत को ईमानदारी से निभाए। धीमी फुसफुसाहटें फिर से सुनाई देने लगीं। निवेशक एक दूसरे को देखने लगे। जमीन की गारंटी के बारे में यह जानकारी कभी भी आधिकारिक बैठकों में सामने नहीं आई थी। श्री प्रकाश अग्रवाल ने रोहन को तीखी नजरों से देखा, निराश और आहत। मैं यहां बदला लेने के लिए खड़ी नहीं हूं, आन्या ने फिर कहा। मैं सिर्फ यह बताना चाहती हूं कि आज रात यह प्यार का जश्न मनाने वाली पार्टी नहीं है जैसा कि यह दिखती है। मेरे लिए आज की रात एक ऐसे अध्याय का अंत है जो लंबे समय से टूट चुका था। उसने रोहन की ओर मुड़कर भीगी लेकिन दृढ़ आंखों से उसे देखा। रोहन जी, मैंने इस होटल में आने से कुछ दिन पहले ही तलाक के लिए अर्जी दे दी है। मैंने यह एक लंबी सोच और अनगिनत प्रार्थनाओं के बाद किया है। मुझ में अब और खुद को धीरे धीरे अपनी इज्जत खोते हुए देखने की हिम्मत नहीं है, जबकि मेरे नाम का इस्तेमाल दूसरों के सामने एक अच्छी छवि बचाने के बहाने के रूप में किया जाने वाला था। रोहन ने चौंक कर सिर उठाया। आन्या, तुम यह सब सबके सामने नहीं कर सकती, उसने फुसफुसाया। लेकिन माइक्रोफोन इतना संवेदनशील था कि उसकी आवाज पकड़ ली। आन्या फीकी मुस्कान के साथ मुस्कुराई। आपने तो इससे भी कहीं ज्यादा भारी चीज की योजना पहले ही उनके सामने बना ली थी, उसने धीरे से जवाब दिया। फिर उसने फिर से दर्शकों को देखा। मैं माफी चाहती हूं अगर आपका यहां आना किसी असुविधाजनक चीज का गवाह बना, लेकिन मुझे विश्वास है कि सच्चाई का अपना तरीका होता है जब उसका समय आता है। आज रात मैंने सिर्फ अब और चुप न रहने का फैसला किया है। इस पाठकाल के देखते हैं। कमरे के कोने में विक्रम मिश्रित भावनाओं के साथ सब कुछ देख रहा था। वह जानता था कि आन्या की मदद करने का उसका फैसला जोखिम भरा था, खासकर रोहन की कंपनी के साथ उसके सहयोग के लिए। लेकिन उस महिला को इतनी दृढ़ता से खड़ा देखकर उसे लगा कि उसका फैसला गलत नहीं था। धन्यवाद कहने के बाद आन्या ने माइक्रोफोन नीचे रख दिया। कोई जोरदार तालियां नहीं बजीं, लेकिन कुछ मेहमानों ने सम्मान में सिर झुका लिया। कुछ महिलाओं ने अपनी आंखों के कोने पोंछे। शायद उन्हें किसी और रूप में अपने साथ हुए घाव याद आ गए। सुनीता कपूर पास आईं, कुछ कहना चाहती थीं, लेकिन उनकी जबान लड़खड़ा गई। अब तक वह आन्या को सिर्फ एक असंगत बहू के रूप में देखती थीं। अब उसकी आंखों के सामने जिस महिला का वह अक्सर अपमान करती थीं, वह एक ऐसी गरिमा के साथ खड़ी थी जिसे वह खुद हासिल नहीं कर सकती थीं। श्री प्रकाश अग्रवाल रोहन के पास पहुंचे और दृढ़ता से बोले, हम कल सुबह बात करेंगे। सभी वित्तीय रिपोर्ट और गारंटी दस्तावेज लेकर आना। अब और कुछ नहीं छिपाया जाएगा, उन्होंने कहा। उनके जाने से पहले दूसरे निवेशक भी उनके पीछे हो लिए। कुछ ने सीधे बॉलरूम छोड़ना चुना, जो पार्टी मूल रूप से रोहन की विजय के मंच के रूप में डिजाइन की गई थी। वह धीरे धीरे खाली होने वाले कमरे में बदल गई, जिसमें धीमा संगीत बज रहा था, जिसका अब कोई मतलब नहीं था। आन्या मंच से नीचे उतरी। दरवाजे पर कुछ लोगों ने उसे धीरे से संबोधित किया, बिना ज्यादा शब्दों के एक संक्षिप्त गले लगाया। कुछ ने बस सम्मान से उसे देखा जब वह गुजरी। होटल की लॉबी के बाहर रात की हवा अलग महसूस हो रही थी। एक कोमल हवा उसके चेहरे को छू गई। उसने अपना दुपट्टा थोड़ा उठाया, एक लंबी सांस ली। उसका दिल अभी भी दुख रहा था, लेकिन एक नया स्थान खुल गया था। फिर से शुरू करने के लिए एक स्थान। उसने एक बार उस बॉलरूम की ओर मुड़कर देखा, जो अब दूर लग रहा था। दूर से उसने रोहन को मंच के पास अकेले खड़े देखा, जो खाली कुर्सियों और अछूते गिलासों वाली मेजों से घिरा हुआ था। उसका चेहरा अब आत्मविश्वास से भरा नहीं था। वह प्रशंसित व्यवसायी नहीं था, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति था जो अपने कर्मों की छाया का सामना कर रहा था। बिना किसी लंबे विदाई के शब्दों के आन्या ने अपना मुंह मोड़ा और चली गई। उसकी ऊंची एड़ी के सैंडल मार्बल के फर्श पर खटखटा रहे थे, जो भारी लेकिन निश्चित कदमों का साथ दे रहे थे। दिल में उसने यह प्रार्थना नहीं की कि रोहन गहरी खाई में गिरे। उसने बाकी सब भगवान के फैसले पर छोड़ दिया, क्योंकि वह जानती थी कि एक न्याय है जो इंसान के हाथों की पहुंच से बाहर काम करता है। उस रात शहर की अभी भी जलती हुई रोशनियों के बीच
एक शांत पत्नी एक नए जीवन की ओर चल पड़ी, किसी शोर शराबे वाली जीत के साथ नहीं, बल्कि एक गरिमापूर्ण खामोशी के साथ, जैसे उसके दिल के घावों को समय और कभी न रुकने वाली प्रार्थनाओं द्वारा धीरे धीरे सिला जा रहा हो।